हाय एवरीवन, माई सेल्फ सूरज सिंह। आज से आप लोगों को हम इलेक्ट्रिसिटी जो कि क्लास 10 के पहला चैप्टर फिजिक्स का है स्टार्ट करने जा रहे हैं। और स्टार्टिंग से पहले हम लोग कुछ उसके वर्ड्स पढ़ेंगे और वो वर्ड होंगे जैसे कि चार्ज। तो चार्ज क्या होता है हम लोग पहले उसके बारे में जानते हैं। तो चार्ज क्या होता है? किसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल या किसी पार्टिकल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण से दूसरी बॉडी के अंदर या दूसरे पार्टिकल्स के साथ उसमें अट्रैक्शन या रिपल्सन का गुण आ जाता है। वो अट्रैक्शन या रिपल्सन क्या हो सकते हैं और क्यों आते हैं वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि चार्ज क्या होता है। चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है जिस कारण से किसी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है। और ये होते कैसे हैं? दो टाइप के हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, जो कि पहले से हम लोग जानते हैं। नेगेटिव चार्ज का हम लोग जानते हैं कि कौन कैरी करता है, तो हम लोग इसका नाम पहले से भी जान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन होता है। और पॉजिटिव चार्ज को कौन कैरी करता है, तो प्रोटॉन होता है। और ये भी हम लोग जानते हैं कि किसी भी एटम से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे एटम में जा सकते हैं, जबकि प्रोटॉन जो होता है उसके न्यूक्लियस में होता है, वो नहीं जाता। लेकिन यहाँ माना जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज भी मूव करते हैं और नेगेटिव चार्ज भी मूव करते हैं। लेकिन हम लोग अभी मूव कराने के लिए नहीं, अभी हम लोग इन दोनों को रेस्ट में रखेंगे, उसके बारे में कुछ स्टडी करेंगे और उसके बाद उसको हम लोग मूव कराएंगे। तो जब हम इलेक्ट्रॉन को रेस्ट में चार्ज को जब रेस्ट में रख करके पढ़ते हैं, चाहे वो चार्ज नेगेटिव चार्ज हो और या पॉजिटिव चार्ज हो, अगर हम इसको रेस्ट में रखे हुए हैं या हम पॉजिटिव चार्ज को रेस्ट में रखे हुए हैं, तो उस समय स्टडी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अगर हम दोनों कंडीशन, चाहे हम पॉजिटिव चार्ज को रेस्ट में रखें चाहे नेगेटिव को रखें, तो उसका नियम हम लोग रखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब अगर हम इन चार्जेस को मूव कराएंगे, चाहे वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ले जाएं या फिर पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज के साइड में ले आए, तो उस समय जो हम स्टडी करेंगे उसका नाम हम लोग रखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा जो क्लास 10 का सिलेबस होगा वो मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी से होगा। व्हेन चार्ज इन मोशन, जबकि हम लोग बताए हैं यहाँ पे कि जब चार्ज रेस्ट में होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर हुई बात? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कब हम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं और किस प्लेस पे रख सकते हैं। तो ध्यान रखना, चार्ज कहाँ भी स्टोर हो सकता है। ऐसा कोई मटेरियल जो कि चार्ज को मूव ना करा सके, और हम जब चार्ज को मूव नहीं करा सकेगा तो उसका नेम अलग रखेंगे। अगर चार्ज को मूव करा लेगा तो उसका नाम हम लोग अलग रखेंगे। तो हम लोग नेम क्या रखेंगे? चलिए हम लोग देखते हैं कि अगर चार्जेस को मूव करा रहा है या फिर मूव नहीं करा रहा है तो उसको हम किस तरह से कैटेगरी में, या कोई पार्सली मूव करा रहा है। अगर चार्ज को कुछ पार्ट उसका मूव करा दे रहा है तो उसको हम लोग अलग नेम देंगे। या कुछ ऐसे भी मटेरियल हम लोग कंसीडर करेंगे जो कि चार्ज को पूरी तरह से मूव करा दे, तो उसका भी कुछ नाम रखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन ऑफ चार्ज all the materials are divided, conduction of charge, material are divided basically in three parts. तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो भी मटेरियल है हमारे चारों तरफ, चाहे हमारे पेंसिल हो जाए, मार्कर हो जाए, बोर्ड हो जाए, या फिर कोई भी मटेरियल हो, उनको हम लोग कंडक्शन के बेस पे, चार्ज को वो कंडक्ट करा रहा है कि नहीं करा रहा है, उसके बेस पे हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो हमारा पहला पार्ट होगा जो कि चार्ज को मूव न कराए या फिर जो चार्ज को मूव कराए। तो जो चार्ज को मूव कराए उसका नाम हम लोग रखेंगे कंडक्टर। भाई जो ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन, तो भाई अगर जो चला उसमें चार्ज मूव कर सके तो उसको हम लोग नाम रखेंगे कंडक्टर। किसका कंडक्टर? कंडक्टर ऑफ चार्ज। ध्यान रखिए, कंडक्टर ऑफ हीट भी होता है, जो हीट को मूव कराए वो कंडक्टर ऑफ हीट हो गया। तो यहाँ कंडक्टर ऑफ चार्ज, तो जो चार्ज को एक स्थान से, एक कहीं स्टोर किए हुए प्लेस से दूसरे स्टोर किए हुए प्लेस पे, या फिर दूसरे ऐसे प्लेस पे जहाँ पे स्टोर ना हो वहाँ पे चार्ज ले जाए, तो ऐसा मटेरियल जो चार्ज को मूव कराए उसको हम लोग कंडक्टर ऑफ चार्ज बोलते हैं। अब फिर जस्ट इसी का अपोजिट, कि अगर ऐसा कोई मटेरियल हमारे पास हो जो कि चार्ज को मूव ना कराए, तो जब चार्ज को मूव ना कराए उसका नाम हम लोग रखेंगे इंसुलेटर। क्या नाम रखेंगे? इंसुलेटर। कैसा इंसुलेटर? मतलब चार्ज को स्टोर तो रख सके
बट उसको कहीं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे न ले जाए। अगर हमारे पास किसी कंटेनर कहीं एक प्लेस पे चार्जेस हैं, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, तो उसी प्लेस पे रहे, वो मूव ना करा सके। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर हम कॉम को हेयर से रब करते हैं तो कॉम हमारा जो चार्ज कैरी कर लेता है, लेकिन वो चार्ज कहीं पे नहीं जा पाता, और हम अगर पीस ऑफ पेपर के पास ले जाते हैं तो उसमें क्या होता है, अट्रैक्शन का प्रॉपर्टी आता है, जिससे पीस ऑफ पेपर पे पॉजिटिवली चार्ज एक साइड में आ जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि अगर हमारा उसके प्लेस पे, अगर हम कॉम के प्लेस पे कोई कंडक्टिंग मटेरियल लिए होते और उसको रब करते तो उसका जो चार्ज यहाँ पे रहता मूव करके कहीं यहाँ पे आ जाता और पूरा स्प्रेड हो जाता। लेकिन कॉम क्या होता है, एक इंसुलेटर होता है, जिसके कारण से वो चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव नहीं करा पाता। तो इंसुलेटर ऐसे मटेरियल जो कि चार्ज को मूव ना करा पाए, तो जितने भी प्लास्टिक्स होते हैं या फिर बहुत से ऐसे होते हैं जो कि प्लास्टिक हो गए, रबर हो गए, जो कि हमारे इंसुलेटर के आते हैं, जबकि कंडक्टिंग मटेरियल बेसिकली ऑल दी मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज का गुड कंडक्टर होता है। तो बेसिकली ऑल दी मेटल्स, कुछ ऐसे मेटल होंगे जैसे कि मरकरी मेटल तो है बट कंडक्टर नहीं है, ठीक है, और कुछ ऐसे नॉन मेटल भी होते हैं जो कि नॉन मेटल होते हुए भी कंडक्टर है। तो ऐसा नहीं कि पूरा मेटल ही केवल जो है कंडक्टर ऑफ चार्ज होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब मोस्ट ऑफ द ऑल दी मेटल होते हैं, और कुछ नॉन मेटल जैसे कि हमारा ग्रेफाइट जो होता है नॉन मेटल होते हुए भी कंडक्टर ऑफ चार्ज या कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो हमारा बेसिकली ऑल मेटल्स, तो कुछ मेटल्स को छोड़ करके जैसे कि मरकरी और नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एक हमारा वर्ड आएगा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो अच्छा कंडक्टर होता है। इलेक्ट्रोलाइट का एक छोटा सा एग्जांपल हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो NaCl हम लोग बताते हैं साल्ट का जो सोल्यूशन होता है, नमक का जो आप सोल्यूशन तैयार करेंगे, वो हमारा कंडक्टर ऑफ चार्ज होता है। मतलब उसमें चार्ज क्या होता है, कंडक्ट होता है। इसका सिंपल हम लोग एक प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, लेकिन उसको हम बाद में देखते हैं। तीसरा हमारा होता है, हमने बताया हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन ऑफ चार्ज मटेरियल्स आर डिवाइडेड बेसिकली इन 3 पार्ट्स। तो तीसरा हमारा जो होता है वो होता है सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है सेमी। तो सेमी का मतलब क्या होगा, जो कि पार्शियली चार्ज को फ्लो कराए। चार्ज को फ्लो तो कराए, चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे तो ले जाए, बट कैसा ले जाए, पार्शियली मूव कराए। कुछ चार्जेस को मूव करा दे बट पूरी चार्जेस को एक साथ मूव ना करा पाए, बहुत कम चार्जेस को मूव करा पाए, तो उसको हम लोग सेमी कंडक्टर कहेंगे, पार्शियली मूव कराए। इसका कुछ एग्जाम्पल हमारे पास होंगे, जर्मेनियम, सिलिकॉन, और इनका भी एक बहुत जो है इम्पोर्टेंस होगा आगे हम लोग जब फिजिक्स को कंटिन्यू करेंगे। तब जब हम नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे, क्लास 12 में जाएंगे, तो देखेंगे सेमीकंडक्टर का अपना ही एक अलग होता है। अच्छा, इन तीनों के अलावा हमने कहा कि बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन कुछ ऐसे भी क्या पार्ट्स हो सकते हैं जिसमें कि हम चार्जेस को मूव तो कराएं बट पूरी तरह से चार्जेस मूव कर जाएं। हाँ, ऐसा होता है, और उसका नाम होता है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर क्या होता है, सुपर कंडक्टर ऐसा होता तो कंडक्टर ही है, चार्ज को कंडक्ट कराए, बट एक ऐसा कंडक्टर जो कि पूरी तरीके से चार्ज को मूव करा दे। अगर हमारे पास कहीं चार्ज है तो वहाँ पे कुछ भी चार्ज लेफ्ट ना हो, पूरे चार्जेस को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर कर दे बिना उनके एनर्जी लॉस के। तो ऐसा कंडक्टर जो कि बिना एनर्जी लॉस के, हम लोग अभी एक सिंपल सी वर्ड पढ़ते हैं कि अगर कोई चार्ज मूव करता है तो उनकी एनर्जी लॉस होना कन्फर्म है। कोई भी हम लोग जानते हैं कि अगर हम खुद मूव करके चलेंगे किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे तो हमारी एनर्जी लॉस होगी। तो चार्ज भी जब मूव करते हैं तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने पर उनका एनर्जी लॉस होता है। लेकिन एक ऐसे हम कंडक्टर की इमेजिनेशन किए हुए हैं कि मतलब बिना एनर्जी लॉस के कोई एक प्लेस से चार्ज दूसरे प्लेस पे चला जाए, तो ऐसे कंडक्टर को हमें क्या कहेंगे, सुपर कंडक्टर कहेंगे। तो एक वर्ड आ गया सुपर। तो ध्यान रखना कि अभी तक ऐसा कोई कंडक्टर नहीं है जो कि बिना एनर्जी लॉस के किसी चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर कर सके। मतलब अगर कोई चार्ज एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहा है तो उसका एनर्जी लॉस होना श्योर है। तो किसी सुपर कंडक्टर का केवल एक इमेजिनेशन है। फिजिक्स में आज भी जो है इसकी डिस्कवर स्टार्ट मतलब बंद नहीं हुआ है कि अगर ऐसा कोई कंडक्टर मिल जाए जिसका एनर्जी लॉस 0 हो जाए तो वो हमारा कहलाएगा सुपर कंडक्टर। लेकिन माना जाता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है
-273 डिग्री सेंटीग्रेड पे कॉपर जो होगा वो एक सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, लेकिन अभी तक इसका 100% वेरीफाइड नहीं है। तो जब ये वेरीफाइड होगा, फिलहाल अगर कोई ऐसा मटेरियल मिल जाए जो कि 100% जो है इलेक्ट्रिसिटी को बिना लॉस किए चार्ज को ट्रांसफर कर सके, तो सुपर कंडक्टर कहलाएगा। और उस समय फिजिक्स में बहुत बड़ा चेंजेस हो सकता है क्योंकि बिना लॉस के अगर चार्जेस मूव करेंगे तो क्या होगा, एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी, और जब एनर्जी कंजर्व रहेगी तो हमको कहीं भी लॉस नहीं होना है। चलिए, तो इस तरह से हमने देखा कि बेसिकली 3 पार्ट थे, लेकिन हमने एक नेम और दिया सुपर कंडक्टर का, जिसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं कि जो चार्ज होते हैं हम स्टोर तो करते हैं, तो कैसे हम स्टोर करते हैं, किस फॉर्म में करते हैं। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि जो चार्जेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में या प्रोटॉन पॉजिटिव के फॉर्म में, अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन निकल करके, जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई बॉडी है, तो हम लोग जानते हैं कि वो बेसिकली जो है रियल स्टेट में जब वो पाया जाता है तो न्यूट्रल स्टेट में होता है, क्योंकि उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उसमें प्रोटॉन भी होते हैं, तो उसमें कोई चार्ज नहीं होता है। हम अगर दूसरी बॉडी की बात करें, अगर हम वहाँ पर भी देखें तो ये भी बॉडी क्या है, पूरी तरह से न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने का मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। अगर बॉडी है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होना श्योर है, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही यहाँ पे प्रोटॉन होंगे, इसलिए हमारा जो है टोटल नेट चार्ज जो है इसका होगा नेट चार्ज 0 होगा। नेट चार्ज इस समय क्या होगा, 0, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज, तो इसलिए नेट चार्ज 0 हुआ। यहाँ पर भी नेट चार्ज 0 हुआ। लेकिन अगर हम कहीं से कुछ वर्क करके हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल करके यहाँ पे ले जाएं, भाई हम उसमें वर्क जो करेंगे वो हम लोग उसके बारे में बाद में जानेंगे। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को निकाल करके यहाँ पे ले जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को ले करके जाना मतलब अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले तो हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, कोई डाउट नहीं है भाई। अगर इलेक्ट्रॉन निकला तो पॉजिटिवली, तो वो क्लास 9th में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से निकल के जाता है तो बॉडी या फिर वो पार्टिकल या फिर वो एटम वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो अगर वो एटम ढेर सारे हैं तो यहाँ पे ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और यहाँ जाने के बाद जब इलेक्ट्रॉन या चार्ज जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, जो कि नेट चार्ज यहाँ पर भी 0 था पहले, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। हम देखेंगे क्यों ला रहे हैं और कैसे हम लाते हैं। ध्यान रखें कोई भी चार्ज अपने से निकल के नहीं जाएगा, जब तक अगर वो दोनों बॉडी न्यूट्रल होंगे तो अपने से कोई चार्ज निकल के नहीं जाएगा। हम इसको चार्ज करेंगे। चार्ज करने के कुछ मेथड्स होते हैं। कोई पहला मेथड तो ये होता है, हमने बताया कि रब कर लो तो क्या होगा, बॉडी चार्ज हो जाएगी, कुछ इलेक्ट्रॉन इसका इसमें चले जाएंगे। तो कई मेथड होंगे हम लोग बॉडी को चार्ज करने के लिए। इंडक्शन मेथड होगा, रबिंग मेथड होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने पहले तो किसी भी मेथड से हम इसको चार्ज करते हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये नेगेटिव चार्ज हो गया। तो चार्ज की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी वो कितनी होगी, ये हमारे मन में क्वेश्चन आ रहा है। तो ध्यान रखें, सिंपल सी बात, हमने क्या कहा कि भाई देखो एक इलेक्ट्रॉन निकल कर जाए तो एक नेगेटिव चार्ज आ गया, इसमें हम माने कि एक नेगेटिव चार्ज आ गया, लेकिन चार्ज कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मतलब जो हम लोग इलेक्ट्रॉन की मिनिमम यूनिट जानेंगे, सॉरी चार्ज की, तो चार्ज जो है वो मिनिमम जो है 1 इलेक्ट्रॉन होगा। 1 इलेक्ट्रॉन से हम चार्ज कर सकते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर निकलेगा तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। मतलब कभी भी हाफ इलेक्ट्रॉन हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते, चलो हाफ इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे दे दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम कभी भी फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन को नहीं ट्रांसफर कर सकते। जब भी हम लोग ट्रांसफर करेंगे वो इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में ही करेंगे। इंटीग्रल मल्टीपल तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 500 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1000 इलेक्ट्रॉन, फिर 5 × 10 पावर 5 इलेक्ट्रॉन एंड सॉन। मतलब इसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे। कभी भी यहाँ पे फ्रैक्शन मल्टीपल नहीं होगा, जब भी होगा इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। और एक चीज़ हम लोग पहले से भी जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन को जो चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। मतलब जब भी हम लोग कोई बॉडी को चार्ज करेंगे तो इसी के मल्टीपल के फॉर्म में होगा। अगर हम कभी कह दें कि
इसके मल्टीपल फॉर्म में नहीं, कुछ पॉइंट के मल्टीपल फॉर्म हो रहा है तो वो गलत हो जाएगा। जब भी होगा वो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में ही होंगे। और कैसे मल्टीपल होंगे? इंटीग्रल मल्टीपल में होंगे। तो चलिए हम लोग सिंपल सी बात देखते हैं कि अगर किसी बॉडी के पास, छोटा सा एग्जाम्पल लेके पढ़ते हैं कि अगर किसी बॉडी के पास कुछ इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है, 20 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना चार्ज कैरी कर रहा है किसी बॉडी के पास। फिर से हम बात को रिपीट कर रहे हैं कि मान लेते कोई बॉडी है, कोई बॉडी है यहाँ पे, उसके पास चार्ज है। कितने चार्ज हैं? 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। मान लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो कितने, इस बॉडी पे कितना चार्ज है ये अगर हम निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन 10 है तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? एक इलेक्ट्रॉन का हमारा चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो टोटल चार्ज इस बॉडी को हो जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा, हमने बताया कि इसी के मल्टीपल में होगा। 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 × 1.6 × 10⁻⁻19 तो हो जाएगा 16, या फिर सॉरी इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन दें तो 1.6 × 10⁻⁻18 कूलम का चार्ज होगा। मतलब इस समय अगर हमारे पास यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इस बॉडी पे 1.6 × 10⁻⁻18 कूलम का चार्ज आ जाएगा। बात क्लियर हुआ? अब अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमाते हैं कि अगर किसी बॉडी के पास 1.6 × 10⁻⁻18 कूलम का चार्ज है। ध्यान रखिए, ये सब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रहे हैं। अभी हम चार्ज को मूव नहीं कराए हैं। अभी हम लोग रेस्ट में कि भाई बॉडी के पास चार्ज है, हम मूव नहीं करा रहे हैं, तो रेस्ट में है। और रेस्ट में है तो फिर कितना चार्ज, तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े। और अगर किसी बॉडी के पास 1.6 × 10⁻⁻18 कूलम है तो उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा? अगर हम वो लोग पढ़ेंगे तो सिंपल सी बात है, इसी के जस्ट रिवर्स बोल देंगे कि भाई 10 इलेक्ट्रॉन रहा होगा। 10 इलेक्ट्रॉन तो किसी, हम लोग मैथमेटिकली जो है किसी एक फार्मूला को क्रिएट करेंगे। तो क्या फार्मूला क्रिएट हुआ कि टोटल चार्ज को अगर हम लोग Q से रिप्रेजेंट करें, टोटल चार्ज Q को रिप्रेजेंट करें तो Q = हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन को E से रिप्रेजेंट करें तो टोटल चार्ज किसी बॉडी के अंदर हो जाएगा Q = N। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर हुआ? यहाँ से अब हम कोई भी एग्जाम्पल ले लें कि अगर किसी बॉडी के अंदर, इफ अ बॉडी, हम एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इफ अ बॉडी हैव 1.0 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन, if a body have 1.0 × 10⁻6 electron, then what is the charge of, then what is the charge of that body? उस समय उस बॉडी का चार्ज कितना होगा? हो सकता है ग्रामेटिकली कहीं प्रॉब्लम हो। तो इफ अ बॉडी हैव 1.0 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन, देन व्हाट इज द चार्ज ऑफ दैट बॉडी? तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? आपके ऊपर सामने लिखा हुआ है, टोटल चार्ज ऑफ दैट बॉडी विल बी Q = हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे क्या गिवन है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, तो यानी इक्वल टू हो जाएगा 1.0 × 10⁻6 और E हम लोग को पहले से दिमाग में सेटअप करके रखना है कि चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। So the total charge on that body will be Q = यानी तो Q ये 1.0 × 10⁻6 इंटू 1.6 × 10⁻⁻19। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा आंसर 1.6 × 10⁻⁻13 कूलम। दिस विल बी टोटल चार्ज ऑफ दैट बॉडी व्हेन इट हैव 1.0 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन। कोई डाउट नहीं है, मेरे ख्याल से हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन को रिवर्स करते हैं। रिवर्स करने का मतलब हम देंगे आपको टोटल चार्ज और पूछ लेंगे कि बताइए उस बॉडी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो चलिए हम लोग उस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि अगर बॉडी के अंदर चार्ज गिवन हो और हम पूछ लें कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो बहुत सिंपल तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम लगती है तो वीडियो को पॉज करिए, उसको नोट करिए, उसके बाद फिर हमको वेट तो करना नहीं है आपको, यहाँ कोई ऑफलाइन तो क्लास है नहीं, तो आप उसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को रिवर्स करके। रिवर्स करने का मतलब है
कि अगर बॉडी में चार्ज गिवन हो, ध्यान रखना, अगर हम यहाँ भी क्वेश्चन में गलती कर दिए और अगर हमारे n का नंबर जो है, n जो आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इंटीग्रल नहीं आया, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन देते समय ध्यान देंगे, हम ध्यान देंगे, आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हम ध्यान देंगे कि जो टोटल चार्ज है वो 1.6 × 10⁻19 का मल्टीपल है कि नहीं। तो लिखेंगे इफ एग्जाम्पल हम लोग सेकंड देखते हैं। एग्जाम्पल में इफ अ बॉडी हैव 8.0 × 10⁻20 कूलम चार्ज have charge 8.0 × 10⁻20 coulomb, what is the number of electron in that? What is the number of electron in that body? उस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, टोटल चार्ज गिवन है। यहाँ पे, वहाँ पे क्या गिवन था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन था। यहाँ पे क्या गिवन है, टोटल चार्ज गिवन है। तो टोटल चार्ज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Q से। 8.0 × 10⁻20 ये हमारा हो गया Q। और हमें फाइंड क्या करना है, N। भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है तो क्या फाइंड करना है, N, नो डाउट। अब E तो हमें पता है, E तो हमको अपने दिमाग में रखना है कि चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होगा चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होगा 1.6 × 10⁻19 कूलम। फार्मूला क्या होता है, Q = यानी, नो डाउट। तो यानी हो जाएगा Q/E। ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। Q की वैल्यू कितनी है, 8.0 × 10⁻20 अपॉन 1.6 × 10⁻19। ध्यान रखिएगा, हमने ऐसा लिया हुआ है कि कभी भी n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आएगी, क्योंकि हमने 8.0 लिया है, हम अपने दिमाग में रख करके लिए हैं कि 16 से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम यहाँ से चाहें तो आपको समझाने के तरीके से अगर ये पॉइंट हटा दें, यहाँ भी पॉइंट हटा दें, तो 80 हो जाएगा। 16 5 जा 80, तो ये हमारा आ जाएगा 16 5 जा 85 इंटू, अब ये 10⁻19 ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻2 39 10⁻39। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी, दिस इज द नंबर। तो यहाँ पे कोई यूनिट तो हम लोग लिखे ही नहीं, बहुत कर सकते हैं तो ई लिख सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हुए। तो n = 5 × 10⁻39 इलेक्ट्रॉन उस बॉडी के अंदर होंगे जहाँ पे चार्ज 8.0 × 10⁻20 कूलम होगा। तो हम लोग लगे हाथ देखें कि बॉडी को अगर चार्ज रखें, और ये बॉडी किस में चार्ज होगा, कोई इंसुलेटर होगा। अगर बॉडी ने चार्ज को कैरी करके रखा हुआ है, बचा के रखा हुआ है, इसका मतलब वो कैसा मटेरियल होगा, इंसुलेटर। क्योंकि अगर वो कंडक्टर होता तो वो स्टोर नहीं करेगा, कंडक्टर क्या कर देगा, चार्ज को मूव करा देगा, किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर कर देगा, वो कैरी नहीं करेगा। तो कैरी करने वाला काम कौन करेगा, इंसुलेटर। अब हम जो है आगे हम कंटिन्यू करेंगे, और आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और इसको नोट कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो उसको फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको और भी ज़्यादा न्यूमेरिकल करेंगे इससे रिलेटेड, या फिर कभी और। चलिए देखते हैं। अब हमारा जो अगला पार्ट होगा वो चार्ज को मूव कराने वाला होगा। हमने कहा कि रेस्ट में रख करके हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, कुछ और भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हम चार्जेस को रेस्ट में रख करके बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे। रेस्ट में रख करके क्या पढ़ेंगे, अगर हमारे पास चार्जेस ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा वर्क कर सकता है, चार्जेस कम होंगे तो कम वर्क कर सकता है। भाई अब थोड़ा समझ ही लेते हैं। अगर हमने चार्ज को स्टोर करके रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज कुछ भी रख सकते हैं, कैसे स्टोर करेंगे, हमने बताया कि आप रब करके चार्ज कर सकते हैं किसी बॉडी को। आपकी मेथड में रब है, अभी इसके बाद क्लास 12 में पढ़ेंगे। तो आपने अगर चार्ज को स्टोर करके रखा हुआ है, वो पॉजिटिव चार्ज है। अगर वो पॉजिटिव चार्ज स्टोर कर रखा हुआ है, तो हमारे पास अगर चार्जेस कम है तो वो वहाँ से निकलने के लिए कम रेडी होगा। भाई चार्जेस कम है और हमारे पास यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं, तो भाई चार्ज क्यों मूव जाए, भाई चार्जेस कम है। अगर जाएंगे भी बहुत, इनकी स्पीड बहुत कम होगी। एक प्लेस से हमारे पास सपोज 4 ही चार्ज हैं,
4 पॉजिटिव चार्ज हैं, ये यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगा। लेकिन अगर इसके पास चार्जेस बहुत ज़्यादा हो जाए, आप सिंपली तरीके से सोचिए कि आपके घर में पानी की टंकी रखी हुई है छत पे। अगर पानी का टंकी का लेवल बहुत कम है तो पानी का प्रेशर क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। अगर वही पानी एकदम पूरी तरह से टंकी भरा हुआ है तो क्या होता है कि जैसे आप नल खोलते हैं तो काफ़ी प्रेशर से पानी निकलता है। तो अगर हमारे पास जो चार्ज है, किसी बॉडी के अंदर चार्ज है और वो चार्ज बहुत ज़्यादा है, तो वो जैसे हम उसको कनेक्ट करेंगे किसी खाली प्लेस पे, आप नल खोलते हैं तो क्या होता है, वो खाली जगह ही तो होता है, वहाँ से बहुत प्रेशर से निकलता है और दूसरी बॉडी में चला जाता है। अच्छा, हम सोचते हैं कि कैसे जाता होगा। हम अगर किसी कंडक्टर से, ध्यान रखिए इंसुलेटर होता है, क्योंकि कोई, हमने बार बार बताया कि अगर कोई चार्ज को स्टोर कर रहा है तो इंसुलेटर होता है, ठीक है। और जब हम चार्जेस को मूव कराना होता है तो वो किसी न किसी कंडक्टर की यूज करते हैं। तो हमने एक कंडक्टर से इसको ज्वाइन कर दिया और जैसे वो कंडक्टर ज्वाइन किया, ये चार्जेस मूव करेंगे। क्यों मूव करेंगे? क्योंकि यहाँ पे चार्ज नहीं है और यहाँ पे चार्ज है। भले वो इंसुलेटर हो, लेकिन यहाँ पे चार्ज है और ये चार्ज नहीं है, तो यहाँ से निकल करके, ध्यान रखिए, है तो ये पॉजिटिव होने का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज, हम इमेजिन करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज मूव करके जा रहा है, लेकिन वास्तव में होता क्या है कि इसके इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ पे चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं, ये नेट चार्ज 0 रख रहा है एक्सक्यूज मी, ये नेट चार्ज यहाँ पे 0 होता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ भी आते हैं और इसको न्यूट्रलाइज करते हैं। और कब तक चार्जेस मूव करते रहेंगे, कब तक आते रहेंगे? जब तक कि यहाँ पर भी उतने ही चार्ज न हो जाएं, क्योंकि अगर दोनों की, अभी एक वर्ड और आ गया, दोनों की कैपेसिटी भी सेम होनी चाहिए। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ इसकी तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आकर के इस प्रोटॉन को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। इसका चार्ज क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। लेकिन जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वहाँ पे क्या होना शुरू कर देगा भाई, पॉजिटिव चार्ज आना शुरू कर देगा, और यहाँ से धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन इनको क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो कुछ चार्ज यहाँ पे आ जाएंगे, कुछ चार्ज यहाँ पर रहेंगे, और ये दोनों तब तक चार्ज का ट्रांसफर करते रहेंगे जब तक कि दोनों बॉडी सेम चार्ज न हो जाए। अभी हम लोग जानेंगे कि जब सेम चार्ज होता है तो उनका पोटेंशियल, एक वर्ड आएगा, वो पोटेंशियल क्या होता है, सेम हो जाता है, ठीक है। अभी तो पढ़ना भी है, तो हम लोग ट्रांसफर करते रहते हैं और ये दोनों का चार्ज सेम हो गया। जरूरी नहीं कि हमेशा पॉजिटिव ही हो, आपके दिमाग में हमेशा पॉजिटिव भर जाए, नहीं, यहाँ पे हो सकता है कि हमने नेगेटिव चार्ज करके रखा हुआ है, बॉडी को हमने कनेक्ट नहीं किया है। पहले हम लोग केवल और केवल इस बॉडी में नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज हमने दे दिया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये भी तो बॉडी चार्ज कहलाएगी, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा हो, चाहे वो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा हो, बॉडी दोनों केस में चार्ज ही कहलाएगी। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है। अब जब हम यहाँ पे दूसरी बॉडी को रखें जहाँ पे नेट चार्ज 0 है, नेट चार्ज 0, अगर नेट चार्ज 0 है तो ये इलेक्ट्रॉन निकल करके, ये नेगेटिव चार्ज निकल करके यहाँ पर आएंगे, और कब तक आएंगे, जब तक कि यहाँ पर भी उतने ही नेगेटिव चार्ज ना हो जाए। ये जब चार्ज यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर चार्ज बढ़ेंगे और धीरे धीरे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और तब तक ट्रांसफ़र होते रहेंगे जब तक कि, एक वर्ड होगा पोटेंशियल, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम न हो जाए। बार बार हम एक वर्ड बोल रहे हैं पोटेंशियल, अब हम लोग पोटेंशियल ही पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ लेते हैं पोटेंशियल क्या होता है पोटेंशियल। तो यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है। हम बार बार एक वर्ड को बोल रहे हैं और हम उसको बता भी नहीं रहे हैं कि पोटेंशियल क्या होता है। आपने बहुत चीज़ सीख लिया आज ही जो है। पोटेंशियल क्या होता है, कोई चार्ज कहीं अगर स्टोर है, वो दूसरे स्थान पे जाने के लिए रेडी है, तो जितना ज़्यादा चार्जेस स्टोर होगा किसी कंटेनर में, किसी जिसमें भी हम लोग चार्ज स्टोर किए हैं, जितना ज़्यादा चार्जेस स्टोर होगा, हमने देखा कि उतना ही वो ज़्यादा प्रेशर से, आप एकदम दिमाग में रखिए जैसे घर में पानी की टंकी भी रखी होती है, जितना ज़्यादा उसमें पानी होता है उतना ही ज़्यादा वो निकल करके बाहर जाने की कोशिश करता है। तो जितना ज़्यादा स्टोर किया हुआ रहेगा चार्ज किसी कंटेनर में, उतना ही वो उससे बाहर निकलने की कोशिश करेगा। बात क्लियर हुई? तो इसका मतलब कि वो उसकी पोटेंशियल हाई है। अब पोटेंशियल केवल इतना ही हाई नहीं होगा, एक और प्रॉब्लम होगी। कब प्रॉब्लम होगी कि अगर हम ध्यान रखें पानी से थोड़ा ये डिफरेंट है, पानी तो हम खुले में छोड़ दिए तो पूरा ढेर सारा है, फिलहाल सोचे तो वैसे ही है, क्योंकि खाली स्थान पे हम लोग छोड़ते हैं, पानी टंकी एकदम छोटा सा बेस होता है, और जब हम छोड़ते हैं तो पूरा धरती खाली रहती है उसको भरने के लिए। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह है, वहाँ पे बहुत कम जगह था पानी को रखने के लिए, इसलिए पानी निकल करके बाहर आ गया।
तो ये इसी तरीके से हमने क्या कहा कि अगर किसी के कंटेनर में हमारे पास चार्जेस हैं और ढेर सारे चार्जेस भरे हुए हैं, तो यहाँ पे देखेंगे क्या दूसरे प्लेस पे जो जा रहा है क्या वहाँ पे प्लेस है। अगर प्लेस है तो इसका मतलब ये यहाँ से निकल करके यहाँ पे जाएगा। तो चार्जेस को मूव करने की जो कैपेसिटी होगी, कैपेसिटी कब होगी, हमने बताया कि जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्जेस होंगे तो ज़्यादा मूव करने की कैपेसिटी रखेंगे। तो जब चार्जेस को मूव करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड होंगे ये अपने प्लेस से निकल करके दूसरे प्लेस पे जाने के लिए, तो उसका पोटेंशियल हाई कहलाएगा। पोटेंशियल मीन्स क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय यूनिट चार्ज पार्टिकल। किसी यूनिट चार्ज पार्टिकल के द्वारा जो वर्क डन करने की कैपेसिटी होती है वो कहलाती है पोटेंशियल। फिर से हम रिपीट करते हैं कि वर्क डन बाय यूनिट चार्ज पार्टिकल V इज इक्वल टू W बाई Q। वर्क डन बाय यूनिट चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ध्यान रखिएगा। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा W बाई Q। W क्या होता है जूल, Q क्या होता है कूलम, तो जूल पर कूलम, इसकी यूनिट क्या होगी जूल पर कूलम, या इसी को हम लोग बोलेंगे वोल्ट। क्या बोलेंगे, वोल्ट बोलेंगे। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं हम बाय हैबिट कि वर्क डन बाय यूनिट चार्ज पार्टिकल। तो वर्क डन वो कैसे करेगा, जब वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाएगा। तो जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाएगा तो उसकी एनर्जी में कुछ ना कुछ लॉस होगा, और जब एनर्जी में लॉस होगा वो वही एनर्जी उसमें वर्क डन के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू W बाई Q। अब हम लोग दूसरी टॉपिक पढ़ते हैं कि तो हो गया पोटेंशियल, कि कोई चार्ज अगर स्टोर है तो उसके अंदर वर्क करने की कैपेसिटी होती है, वही वर्क डन जो होता है जितनी कैपेसिटी ज़्यादा होगी वही उसका पोटेंशियल उसका ज़्यादा कहलाएगा। अब हमारा दूसरा वर्ड आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। हमारा आएगा वर्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो सिंपल सी बात है कि हमने कहा कि चार्ज को कहीं स्टोर करके रखे हुए हैं, उसको मूव कराना है, तो जितना ज़्यादा उसके अंदर मूव करने की कैपेसिटी होगी, मतलब मूव करते समय वर्क डन करने की कैपेसिटी होगी, वो कहलाएगा पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाएगा वो हम लोग देखने जा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं क्या होता है कि मान लेते हैं हमारे पास चार्ज था Q, किस पॉइंट पे था ए पे। पहले एग्जाम्पल लेके समझते हैं। Q चार्ज यहाँ पे था, हमने स्मॉल q लिखा, ऐसा नहीं कि मतलब क्यों लिख दिया, नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब कैपिटल Q स्मॉल q। हम जब बहुत ज़्यादा चार्जेस को दिखाना होता है तो कैपिटल Q लिख देते हैं, और जब छोटा थोड़ा चार्ज हम कहीं से लेकर के मूव कराना है, क्योंकि कहीं स्टोर किए हुए प्लेस से वो निकल रहा है, तो वहाँ पर Q अगर मानेंगे तो हम हमने स्मॉल q माना, और एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को और भी हमने छोटा कर दिया, जो है E लिख दिया, ठीक है। तो ये मान लेते कहीं से स्टोर किए हुए चार्ज से एक छोटा सा Q जो है निकल गया, पॉइंट ए पे आ गया। अब ये पॉइंट से चार्ज जब निकलेगा यहाँ पे जाएगा तो इसके एनर्जी में लॉस होगा। क्यों होगा भाई, हम लोग जानते हैं कि अगर मूव करेगा तो वर्क डन होगा, और वर्क डन होगा तो एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। तो ये से अगर हम मान लेते हैं पॉइंट यहाँ पे बी है, तो यहाँ आने पे उसकी एनर्जी में कुछ कमी आएगी। ध्यान रखिए चार्ज में कोई कमी नहीं होगी, चार्ज अगर यहाँ क्यू है तो ये भी यहाँ पर क्या होगा, क्यू ही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर जो एनर्जी थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर हुआ, एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। फिर बी से सी पे आए, यहाँ एनर्जी और भी कम हुई। सी से डी पे आए, मतलब इस तरह से अगर जैसे भी चलते जाएंगे एनर्जी, तो आपके मन में आएगा सर एनर्जी कब तक कम होगी। सिंपल सी बात है कि एनर्जी पहले यहाँ पे बहुत तेज़ी से कम होगी, धीरे धीरे जाते जाते वो इनफाइनाइट पे जाकर के उसकी एनर्जी जीरो होगी। कोई भी चार्ज अगर किसी प्लेस से निकल रहा है तो वो एनर्जी उसका जीरो कहाँ पे होगी, इनफाइनाइट, मतलब नॉर्मल किसी पॉइंट पे नहीं होगा, इनफाइनाइट पे चला जाएगा और वहीं पे जाके इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो यहाँ पे उसके अंदर पोटेंशियल, भाई अगर एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा थी, यहाँ पे एनर्जी कम हो गई, यहाँ पे एनर्जी और कम हो गई, यहाँ एनर्जी और कम हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक वर्क डन किया होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक वर्क डन किया होगा, यहाँ से यहाँ तक वर्क डन किया होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं उसका जो पोटेंशियल था वी ए था, यहाँ पे कार्य करने की जो कैपेसिटी थी, जो पोटेंशियल था वो वी ए था। यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा कम होगा क्योंकि रास्ते में तो कुछ एनर्जी क्या किया, लॉस किया। फिर सी पे पहुँचने के बाद यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो गया, वी सी हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो गया, वी डी हो गया। अब हम किसी दो पॉइंट के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहें तो बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी अगर हम लिखेंगे तो हम उसको लिखते हैं वी ए बी। वी ए बी मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट बी।
क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यहाँ पे पोटेंशियल कम हो चुका रहेगा। तो VA माइनस VB। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पोटेंशियल में कमी क्यों आई, क्योंकि इसने क्या किया, वर्क डन किया। वर्क डन A से B तक जाने मान लेते हैं WAB किया। तो वर्क डन अगर WAB किया तो VAB इज इक्वल टू हो जाएगा WAB वर्क डन, क्योंकि हम पहले फार्मूला पढ़ चुके हैं पोटेंशियल का। क्या पढ़े हैं, WAB अपॉन Q। ये हमारा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। क्लियर हुआ। अब हम लोग देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C। तो B एंड C अगर देखेंगे तो क्या देखेंगे, VBC इज इक्वल टू किसी भी दो पॉइंट के बीच। तो सिंपल सी बात है, VB क्योंकि B पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू C। A पे ज़्यादा होगा B से, क्योंकि A पे ज़्यादा एनर्जी थी, उसने एनर्जी को लॉस किया। तो यहाँ पे एनर्जी सपोज एकदम समझते हुए चलते हैं, यहाँ पर 100% एनर्जी थी, यहाँ पे आकर के सपोज दैट 80% एनर्जी बची, यहाँ पे आकर के हो सकता है 60% एनर्जी बची हो, और यहाँ पे जाकर के 40। ध्यान रखिएगा ख़त्म नहीं होगा, ख़त्म इनफाइनाइट पे होगा एनर्जी, जो उसका जो लॉस होगा भी ध्यान रखिएगा। यहाँ तो हमने दिखा दिया 20-20 का। फिर एनर्जी जो है गैपिंग बहुत कम होना शुरू कर देगा, फिर 2-2% घटना शुरू करेगा। इस तरह से एनर्जी लॉसेस होंगी, क्योंकि उसके पास एनर्जी रहेगी नहीं तो लॉस भी धीरे धीरे होगा, नो डाउट। तो अगर हम B और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो VB, क्योंकि B पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, C पे पोटेंशियल कम होगा, तो VB माइनस VC। अब हम लोग देखेंगे VB क्या होगा, WBC अपॉन Q। तो हमारा VBC हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C, WBC अपॉन Q। Q में कोई चेंजेस नहीं होने वाला। Q यहाँ पर भी वही था, यहाँ पर भी वही रहेगा, यहाँ पर भी वही है, और आगे भी वही रहेगा, बस उसके वर्क डन में चेंजेस होगा। अब हम अगर चाहे तो VCD निकाल सकते हैं, BC निकालें, CD निकालें, हाँ VAD भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, VAD भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, VAD इज इक्वल टू WAD अपॉन Q। इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो हम इस तरह से देखें कि किस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। और पोटेंशियल डिफरेंस भी जो यूनिट पोटेंशियल की थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमने पढ़ा, वही यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का भी होगा। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होगी, वोल्ट, जूल पर कूलम और वोल्ट। यहाँ से अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल। इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हाँ, अगर आपको कहीं पे रोक करके नोट करना है तो उसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए न्यूमेरिकल में हुआ, हम थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हमने पहले भी लिया, इलेक्ट्रॉन को रेस्ट में रख करके टोटल चार्ज निकालना सीख रहे थे, उसी तरीके से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालेंगे। तो मेनली हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं निकालते। न्यूमेरिकल में निकाले को निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर हमारा जो है फर्स्ट कर सकते हैं। इस टॉपिक का एग्जाम्पल फर्स्ट है। तो इस टॉपिक के एग्जाम्पल में जो है लिखेंगे क्या, कि मान लेते हैं कि पोटेंशियल का जो लॉस है वो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो अगर हमें गिवन है कि किसी पॉइंट ए से, हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, टाइम वेस्ट होगा, पॉइंट ए से बी तक किसी चार्ज को, कितने चार्ज को, Q इज इक्वल टू मान लेते हैं 4 कूलम चार्ज को ए से बी तक जाने में वर्क डन करना पड़ रहा है 10 जूल। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि मतलब सेम टू सेम यही होगा। हमारे पास 4 कूलम का चार्ज है जो कि ए से बी तक जब जाता है तो उसके अंदर एनर्जी का जो लॉस होगा, सॉरी वर्क डन जो करेगा वो 10 जूल करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए टू बी, हमें ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे VAB, फार्मूला आपको बता चुके हैं। ये हमारा W ना होकर के WAB है। भाई ए से बी तक जाने में वर्क डन कितना हुआ, 10 जूल। तो वर्क डन 10 जूल है, तो हमारा जो फार्मूला होगा VAB इज इक्वल टू WAB अपॉन Q। नो डाउट, फार्मूला पढ़ चुके हैं हम लोग, है कोई डाउट नहीं, डाउट है। चलिए देखते हैं WAB की वैल्यू कितनी है, 10 अपॉन 4, काट लेते हैं तो हो जाएगा 2.5 VAB 2.5 वोल्ट। कोई डाउट नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। इसके बाद भी अगर डाउट रह जाए तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ एक न्यूमेरिकल और करते हैं, उसके बाद हम लोग
जो है स्टॉप करेंगे। चलिए समझते हैं। मान लेते हैं कि हम कहीं कनेक्शन किए हुए हैं। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, करंट को कैसे मेजर करते हैं। पोटेंशियल तो हमने मेजर कर लिया है, करंट को कैसे मेजर करते हैं, क्योंकि हम लोग अभी स्टोर करके पढ़ रहे थे, फिर मूव करा रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जा रहे हैं। भाई चार्जेस मूव कर रहे हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रहा है, तो कहीं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा उसकी तरफ बढ़े, इलेक्ट्रोस्टैटिक से करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं एक न्यूमेरिकल और करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। लेकिन हम इसमें थोड़ा सा सर्किट बना के रखते हैं। अभी आपको समझनी है कि सर्किट क्या होता है। सर्किट तो नॉर्मली सब जानते हैं कि अगर हम किसी सोर्स को, सोर्स किसका होना चाहिए, पोटेंशियल का सोर्स होना चाहिए, चार्ज का सोर्स होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होना चाहिए। किसी सोर्स, वो सोर्स क्या होगा भैया, अल्टरनेटिंग करंट हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर से आया हुआ है। और अगर हमको कहीं यहाँ दिखाना हो या फिर कहीं नॉर्मल छोटा सा सर्किट बनाना हो तो किसी बैटरी को हम लोग एज ए सोर्स ले सकते हैं। तो हम बैटरी को ध्यान रखिएगा, एक सिंबल होता है, अभी आपको सिंबल भी बताया जाएगा, लेकिन आप ऐसे थोड़ा सा जानते चलिए कि हमारा बैटरी है। बैटरी में एक अगर ऐसा सिंबल बनाया जाता है तो ये बड़ा वाला लाइन पॉजिटिव और छोटा वाला लाइन नेगेटिव, ये सेल के लिए है। लेकिन अगर कई सेल लगा दिए जाए, ऐसे कम्बिनेशन ऑफ सेल, तो ये हो जाएगा बैटरी। ये हमारा बन गया बैटरी। 2 सेल लगा दिए, एक से अधिक सेल होंगे तो बैटरी होना श्योर है, तो ये बैटरी हो गया। 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी सेल हो सकता है, 10 भी सेल होता है। नॉर्मल जो हमारे घर में बैटरी लगी होती है, आई थिंक वो 6 सेल के बने होते हैं, मुझे ऐसा याद आ रहा है। तो ये हो गया पॉजिटिव, जो इन्वर्टर में लगा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। हमने ये क्या बनाया हुआ है, ये हमारा है कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग में भी स्पेलिंग गलत हो, कनेक्टिंग वायर, ध्यान रखिए वायर है कनेक्टिंग। तो कनेक्टिंग वायर किसका होता है, नॉर्मली हम लोग जो वायर को कनेक्ट करते हैं वो कॉपर का होना चाहिए या एल्युमिनियम का होना चाहिए। जो हमारे घर में कनेक्टिंग वायर लगे होते हैं वो कॉपर के होते हैं मेनली, या फिर अच्छा कॉपर होता है, उसके बाद एल्युमिनियम अभी पढ़े भी हैं, और जो कुछ बाकी रहेगा हम बताते चलेंगे। ये कॉपर हो गया या फिर एल्युमिनियम। कॉपर अच्छा होता है, एल्युमिनियम थोड़ा उससे कम अच्छा होता है। होने के तो आयरन भी हो सकता है, नाइक्रोम भी हो सकता है, लेकिन उसमें पढ़ेंगे कि नहीं, जब वो चलेगा तो वो कहीं ना कहीं एनर्जी को ज़्यादा लॉस करेगा। मतलब अगर इसके थ्रू अगर कॉपर इलेक्ट्रॉन चलेंगे, चार्ज चलेंगे, तो एनर्जी का लॉस कम होगा। इसमें चलेंगे तो एनर्जी थोड़ा ज़्यादा लॉस होगा। अगर हम आयरन में ले जाएंगे तो उसमें एनर्जी और ज़्यादा लॉस होगा। अगर हम नाइक्रोम में ले जाएंगे या फिर टंगस्टन में जाएंगे तो एनर्जी का लॉस ज़्यादा होगा। है सबके सब कंडक्टर, लेकिन कहीं ना कहीं एनर्जी को लॉस करेगा। हमको अगर कनेक्टिंग वायर को यूज करना है तो कनेक्टिंग वायर में हम लोग कॉपर या एल्युमिनियम यूज करते हैं। अगर हमको कम पैसे या फिर ज़्यादा कॉस्ट नहीं लेना है तो एल्युमिनियम, अदरवाइज हम कॉपर लगाते हैं। तो ये हमारा हो गया कनेक्टिंग वायर। अगर हम यहाँ पे दिखाते हैं तो एक की लगाते हैं। इस समय की ओपन है, सर्किट को जब हम ओपन करके बल्ब ऑफ करके रखना है तो इस की को ओपन कर देते हैं। ये हमारा की का सिंबल है, इसको बोलते हैं की। वास्तव में लैब में ऐसा की नहीं होता, वो तो इस तरह से की होता है। यहाँ पे जो है एक जगह होती है ऐसे, और ऊपर से एक पिन लगा दिया जाता है, जैसे हमारे मार्कर है। वो लैब में जब आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक की लगा देंगे। तो लेकिन हम की का सिंबल इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि वो ओपन की है, और जब हम इसको हटा करके ऐसे यहाँ पे ऐसे इसको कर देते हैं तो हमारा क्लोज की हो गया, मतलब सर्किट क्लोज है। इस समय इसमें करंट फ्लो करेगा। ध्यान रखना करंट का एक डायरेक्शन होगा, वो भी हम लोग अभी देखेंगे। करंट एक पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। और इलेक्ट्रॉन, ये माना जाता है कि पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज चलता है और नेगेटिव टर्मिनल में चला जाता है। यहाँ पे हमने क्या बना दिया, सॉरी, नेगेटिव। अब यहाँ पे हम क्या देते हैं, कुछ लोड देंगे। वो लोड क्या हो सकता है, हमारा टीवी भी हो सकता है, बल्ब भी हो सकता है, या फिर कोई भी आप अप्लायंस अपने घर का लगा सकते हैं जो कि बैटरी से चल सके। तो हम यहाँ पे एक बल्ब लगा देते हैं, ठीक है। इसको हमने एक बल्ब लगा दिया, ये हमारा लोड की तरह भी हेल्प करेगा। हमने यहाँ पे लोड का नाम क्या रख दिया, मतलब बल्ब का नाम लोड रखा हुआ है। कुछ भी हो सकता है इसके प्लेस पे, जरूरी नहीं कि बल्ब ही हो। अब इसको हम लोग क्या किए, नेगेटिव टर्मिनल से हमने इस पूरे सर्किट में, ये सर्किट कहलाएगी कि अगर हम कोई एक सोर्स लेंगे, उस सोर्स के बाद एक की लगाएंगे, और की लगाने के बाद कोई लोड देंगे और सर्किट को कंप्लीट कर देंगे। मतलब कनेक्टिंग वायर से, ध्यान रखिए पूरा का पूरा कनेक्टिंग वायर है। यहाँ बल्ब में अलग फिलामेंट लगा होता है जिसको टंगस्टन का
टंगस्टन मेटल का बना हुआ होता है, वो उसकी प्रॉपर्टी भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरह का हमारा जो करंट का डायरेक्शन होगा, अभी करंट भी हम लोग पढ़ेंगे। करंट क्या होता है फिलहाल ऐसे जान लेते हैं कि करंट क्या होता है, इस तरह का डायरेक्शन में चलता है। कनेक्टिंग वायर हो गया, लोड हो गया, की हो गया, इन सब सिंबल्स को भी हम लोग जानते चलेंगे। तो जब चार्जेस मूव करेंगे तो माना जाता है कि पॉजिटिव चार्ज मूव करके इधर जा रहा है, लेकिन हम लोग जैसे ही जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज को कैरी कौन करता है, प्रोटॉन करता है, और प्रोटॉन निकल करके न्यूक्लियस से जाएगा नहीं। तो लेकिन चार्ज हम मान सकते हैं मूव कर रहा है, लेकिन चार्ज कैसे मानेंगे? पॉजिटिव को कैरी करने के लिए कोई चाहिए ना। तो हम लोग ये मानते हैं कि नहीं, पॉजिटिव नहीं, अभी हम मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ से जाता है और पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करता है, और करंट जो है पॉजिटिव से निकल करके नेगेटिव में एंटर करता है। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या हो गया? इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आज के लिए बस इतना ही।